1989 में हमारे पास जो ले दे करके सब जो पैसा था वो 15 लाख रुपए के आसपास रुपए थे हमारे पास। मैं केयरटेकर हूँ, मैं दूध जो पैदा होता है वो दूधिया को देता हूँ। और 7 दुकान से एक टाइम में हमने कोविड से पहले 2020 तक हमने 500 दुकानें बनाई। आज भारत सरकार को हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों मिला के बोलें तो करीबन 100 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम दीक्षित, फाउंडर चेयरमैन आनंदा डेयरी लिमिटेड। आज मैं आपको आनंदा से पहले राधेश्याम दीक्षित की जीवन की यात्रा में पहले ले चलता हूँ। मेरा जन्म हुआ आगरा के पास एक छोटे से गांव में, गांव गढ़ी जहान सिंह में। और मेरे फादर एक पुअर फार्मर होते थे और मैंने वहाँ की जो स्थिति में सीखा उस 13 साल तक की उम्र में, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो 8 क्लास तक गांव की हुई है। तो मैंने जब गांव में सीखा कि जो किसान है उसके पास सबसे बड़ी अगर कोई नेचर की धरोहर है वो है उसकी पेशेंस। तो 9th क्लास जब मैं पहुंचा तो मेरे जो बड़े भाई 2 मेरे से पहले दिल्ली आ चुके थे। ये बात है 1978 की। तो वो मुझे लेकर के दिल्ली से, गांव से दिल्ली लेकर के आए। तो जब गांव से मुझे दिल्ली लेके आए, मेरे लिए दिल्ली एकदम से एक ऐसा अजूबा था जिसको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक गांव का हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको एकदम देश की राजधानी में आने का मौका मिला। और फिर क्या हुआ कि मुझे स्कूल में जब एडमिशन लेना था तो एकदम मेरे लिए, कितनी मेरी उम्र थी, 13-14 साल की एज थी और मुझे एडमिशन भी खुद ही लेने जाना था। वहाँ तो मैं देखता था कि पेरेंट्स आ रहे हैं, वो एडमिशन करा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में गया, मैंने देखा तो वो फ़ीस जितनी मेरे से मांगी तो मेरे पास फ़ीस थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? और उस उम्र के बच्चे को एक दिमाग में जब आया कि तू अपनी से छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। और नेचर ने मुझे बच्चे भी दिए और पढ़ाने को एक थॉट प्रोसेस दिया और मैंने वो फ़ीस इकट्ठी की ट्यूशन से और स्कूल में फ़ीस जमा कराई और एडमिशन लिया। और फिर जब मैं गाँव में गया, मैंने अपने माता-पिता को बताया। उस समय टेलीफ़ोन तो होते नहीं थे। तो बड़े खुश हुए वो कि तूने ये अच्छा काम किया। और अपने बड़े ब्रदर को बताया, वो भी बड़े खुश हुए। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है। एक भाई हमारे जो बड़े थे उन्होंने, दोनों ने एक दुकान चालू की और उस पर मेरी ड्यूटी लगी कि तुम सुबह जल्दी उठ कर के जा कर के दूध लोगे, 4 बजे दुकान पर ब्रेड लोगे और ये सब दुकान की सफाई करोगे और उसके बाद तुम स्कूल जाओगे। और भाइयों की ड्यूटी भी लग गई कि मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा दुकान पर, मेरी एक्टिविटी, फिर उसके बाद मेरे से बड़े वाले आएँगे, उसके बाद वो उनसे बड़े वाले आएँगे। ऐसा प्लान हो गया। तो जो मेरे से बड़े ब्रदर थे वो पहले जॉब करते थे और वो भी उस ज़माने में 2-2 जॉब किया करते थे। एक नाइट की जॉब, एक डे की जॉब, बहुत टफ लाइफ़ थी। और जब वो आते दुकान पर तब तक मैं बहुत सारा काम करके रखता था, सुबह वाला। लेकिन जब मैं स्कूल जाने को रोज़ लेट होता था तो उस ज़माने में टीचर लिटरली डंडे से आपको पिटाई करते थे। और मेरा ये समझो कि महीने में अगर 26 दिन स्कूल है तो 26 के 26 दिन मेरी पिटाई होती थी। तो 10th में हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा और मेरा ड्रीम था कि मैं डीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन लूँगा। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने 11th में लेना था। लेकिन जब पता मुझे चला कि हिंदी मीडियम वाला तो इसको कर नहीं सकता, इसके लिए तो आपको पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ना होगा। तो हिम्मत की और 11th क्लास में मैंने ए कोर्स जिसको बोलते थे इंग्लिश मीडियम, वो लिया। अब वो मेरे लिए बहुत टफ था, हिंदी से इंग्लिश में जाना। तो जैसे भी, क्योंकि सुबह दुकान पे जाऊँगा मैं सुबह 4 बजे उठ के, फिर मैं स्कूल में लेट पहुँचूँगा, फिर हिंदी से इंग्लिश अपने आप को कन्वर्ट करूँगा, बहुत टफनेस थी। लेकिन वो ड्रीम था सामने कि मुझे डीसी में जाना है और इंजीनियर बनना है, तो उस बदौलत सब कुछ चलता रहा। और 11th में बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूँ कि मैं पास हो गया। और उसके बाद जब मैं 12th में गया, तो वहाँ मेरे उतने मार्क्स नहीं आए। तो जब मार्क्स नहीं आए, मेरिट था 80 प्लस का, मेरे 78% रह गए, तो फिर मेरे को एडमिशन नहीं मिला। और एडमिशन नहीं मिला और टाइम भी खो गया, क्योंकि मैं डिफरेंट कॉलेज में भी ट्राई करता रहा। और उस समय के बच्चे को जितनी समझ हो सकती है वो आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है। भाई ऑलरेडी काम में बहुत एंगेज हैं,
और जो इतनी सपोर्ट थी सब नेचर की थी या आसपास के कुछ एनवायरनमेंट से। तो समझ में आया कि टाइम चला गया, तो मैंने सोचा कि एक रास्ता और है, वो है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने फ़ार्म भर दिया और सोचा कि ये इंजीनियरिंग तो होगी नहीं, तो मैं बीकॉम करता हूँ। तो बीकॉम ऑनर्स मैंने डिसाइड किया। बीकॉम ऑनर्स जब डिसाइड किया, उसके जब नोट्स आने शुरू हुए, तब तक मेरी घर में काम की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई। और एक हमारे पास दूध की एजेंसी, मक्खन की एजेंसी जब चालू हुई, तो उसमें मेरी ज़िम्मेदारी लग गई कि तुम रात को जाकर के मेरठ से दूध लेके आओगे गाड़ी में, उस गाड़ी में बैठ के जाओगे, रात को तुम डिस्पैच कराओगे और बाकी टाइम सुबह जैसे 3-4 बजे डिस्पैच हो जाएगी, फिर आप सो जाओ और सुबह जाके दुकान पे दूध ले लो और वहाँ से स्कूल चले जाओ। और दिन के कुछ घंटे में आप आराम भी करो, चलती गाड़ी में भी जो गाड़ी जाती है दूध लेने, उसमें आप आराम करो। तो वो अ, किसान की भी घर में ऐसे ही पूरी टफ़नेस होती है, वहाँ सोने का इतना ऐसा टाइम नहीं होता कि बस शाम को सोने का टाइम हो गया, सुबह उठने का टाइम हो गया, ऐसा नहीं चलता है जीवन। तो वो ऐसा चलता रहा और उसमें मैंने जब नोट्स मेरे पास आते, तो नोट्स ऐसे ऊपर से निकल जाते कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स कोई बताने वाला है नहीं और फिर वही टाइम नहीं है और ट्यूशन के लिए भी पैसा नहीं कि मैं ट्यूशन पढ़ लूँ। तो जैसे-तैसे मैंने बीकॉम ऑनर्स क्लियर किया फर्स्ट ईयर और मुझे एक गलती महसूस हुई कि मैं ये अकाउंट्स फाइनेंस में नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ। तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए मुझे एडमिशन मिल गया रामलाल आनंद कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज जब चालू ही हुआ था, उसमें एडमिशन मिल गया। और मेरे के लिए ये बहुत कन्वीनिएंट था कि मैं दिन में काम करूँ, मैं रात को काम पर जाऊँ और मैं शाम को कॉलेज चला जाऊँ और कॉलेज का एक फ़ील भी मुझे मिलेगा और मैं अब ये शांति से ग्रेजुएशन पूरा कर लूँगा। एक ज़िद थी अंदर कि मुझे ग्रेजुएट ज़रूर होना है, जैसे भी होना है और फाइनली वो हुआ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो जब हमारी शॉप थी, तो शॉप का नाम था दीक्षित कन्फेक्शनर शॉप। दीक्षित कन्फेक्शनर शॉप को हमने चलते हुए बिज़नेस को बेचा और उसको बेचने के लिए हमें जो पैसा मिला वो 1,75,000 समथिंग रुपया मिला, उस 1980-84 के आसपास में। उस पैसे को हमने दे कर के पराग के बटर की एजेंसी ली। बटर की एजेंसी से हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया और ये बात होगी 86 की। 86 में जब बटर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो गया, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप दूध लॉन्च करो। दिल्ली में जब सिर्फ़ पाउच में मिल्क अगर लॉन्च हुआ था तो पराग था, उससे पहले कोई दूध नहीं था। तो हमने बहुत मेहनत करके चारों भाइयों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया और अपने आप में एक अच्छा बिज़नेस पहुँच गया था और अगर मैं टर्नओवर की भाषा में बात करूँ, तो वो टर्नओवर उस टाइम में अ, मेरे ख़्याल से 1 से 2 करोड़ का टर्नओवर भी होना बड़ा काम होता था। क्योंकि तब डिमांड एंड सप्लाई का काम होता था, जिसके पास प्रोडक्ट है वो हीरो होता था। डिमांड ज़्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी। लेकिन वो उस समय का बड़ा अच्छा बिज़नेस था। पराग को समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन कोई और क्यों करे, पराग बोले कि तो इसको तो हम खुद करेंगे। वहाँ कोऑपरेटिव ने डिसाइड किया और हम फिर से दोबारा से ज़ीरो पर आ गए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन तो सीख गए हैं, इसी काम को क्यों ना बढ़ाएँ। फिर दूसरे और प्राइवेट प्लेयर्स आए जिन्होंने बोला कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया और 4 से 5 साल वही ऐसा काम किया, उन्होंने भी यही सोचा कि ये तो बन गया डिस्ट्रीब्यूशन, हम खुद कर लें। और ये स्टोरी 2-3 बार रिपीट हुई। तब अपने को समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं ये। तो लगा कि कुछ अपना करना चाहिए। 1989 में हमारे पास जो ले दे कर के सब जो पैसा था, वो 15 लाख रुपए के आस-पास रुपए थे हमारे पास और तब हमने एक छोटी पुरानी फैक्ट्री ली और उस फैक्ट्री को मॉडिफ़ाई किया और वहाँ से जन्म हुआ गोपाल जी ब्रांड का। गोपाल जी ब्रांड वहाँ लॉन्च हुआ। चारों भाइयों ने बहुत मेहनत की उसके पीछे। 2 भाई मेरे से बड़े हैं, तीसरे नंबर का मैं हूँ, एक मेरे से छोटा है और तो चारों भाइयों ने तपस्या करके पूरा यहाँ तक पहुँचाया और 2007 करते-करते हम लोगों को लगभग 25 साल हो गए थे साथ काम करते-करते। जब सेकंड जनरेशन आई, उस समय कहीं न कहीं हम परिवार में तालमेल उतना नहीं बिठा पाए और उस जनरेशन की जो थॉट प्रोसेस थी, उसको गैप को ब्रिज नहीं कर पाए और परिवार में एक ऐसी स्थिति आ गई कि भई अब साथ नहीं चल पाएँगे। तो 2007 में हमारा चारों भाइयों का डिवीज़न हुआ। बहुत शांति से वो डिवीज़न हुआ
और दो हमने डिवीज़न में फ़ैसला किया कि हम चारों भाई मिलकर के साथ में काम करेंगे। गोपाल जी ही ब्रांड रहेगा और ये भाई यहाँ से दूध खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएँगे, यहाँ बेचेंगे। तो ऐसे स हर भाई की पूरा एक व्यवस्था बन गई। लेकिन 2010 पहुँचते-पहुँचते ऐसा लगा कि ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। उस समय मुझे डिवीज़न में एक पुरानी फैक्ट्री मिली और हमारी कंपनी की 70 दुकानें थीं खुद की, उनमें से 7 दुकानें मिली मुझे और वहाँ से एक नई जिसको बोलते हैं यात्रा शुरू हुई। उस नई यात्रा में अपने चैलेंजेस थे क्योंकि अब तक की लाइफ में मैंने सीखा था कि प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है। मैंने दूर-दूर तक नहीं समझा था कि प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाएगा और जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदना है वो कैसे होगा। और वो मेरे लिए चैलेंज था और मुझे लगता है कि चारों भाइयों को भी यही चैलेंज आया होगा, 3 भाइयों को भी यही चैलेंज आया। सबके पास अपनी-अपनी कैपेसिटी बिल्ड हो गई थी जो 25 साल काम करके, वो फिर से आपको ज़ीरो से जो आपके अंदर नहीं था, वो आपको बनाना था। जो था वो आपकी एक प्लस पॉइंट था। तो 2010 से जब काम चालू किया, पुरानी फैक्ट्री, उसके अपने चैलेंज और उसमें बहुत सारी अपने इश्यूज़ थे। उस समय आप कल्पना करो कि लैंडलाइन का ज़माना होता था और लैंडलाइन पर जब हमें सियाना बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्लांट जो है मिला मुझे, तो वहाँ ट्रंक कॉल बुक करके बात करते थे। तो हम लोगों ने वायरलेस लगवाया था उस टाइम में, वायरलेस बड़ा चलता था और वायरलेस से बात होती थी। फिर वायरलेस से आप फैक्ट्री बात कर सकते हो, कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ दूध खरीद रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम है, कोई एम्प्लॉयी से बात करनी है, तो बहुत बड़े उस समय चैलेंजेज़ होते थे और दूध में आपको आज का डिसीज़न आज अभी का अभी नहीं दोगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में आ जाओगे, वो दूध को बचाओगे कैसे? तो वो बहुत सारे चैलेंजेज़ आते थे, तो उसको फेस किया और 2010 में जन्म हुआ आनंदा का, वहाँ से नई यात्रा शुरू हुई। आनंदा में हम लोगों ने 2010 के बाद सबसे पहले जो हमारी वीकनेस थी उस पे काम किया। वीकनेस थी हमारी रॉ मिल्क प्रोक्योर करना, तो फार्मर का नेटवर्क बनाया। फार्मर के नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी टीम बिल्ड की और अच्छी टीम बिल्ड करके उसको एम्पावर किया। फिर फैक्ट्री के अंदर भी एक अच्छी टीम बिल्ड की, उसको एम्पावर किया और ये लर्निंग ली कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बड़ा सपना देखना है, बड़ा कुछ करना है लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो है अच्छे लोग। अच्छे लोग मीन्स जिसके पास आपके विज़न के साथ आपका उसका विज़न मैच करे, थॉट प्रोसेस मैच करे और एक सब लोग एक विज़न के साथ काम करें। वो बहुत टफ़ होता है, लेकिन वो अगर आपके साथ मैच कर जाता है, तो आपका आगे का रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। तो वो किया। सेल्स की जो मुझे अच्छी स्किल थी, तो सेल्स की टीम जल्दी से मेरे साथ जेल हो गई। हर व्यक्ति काम करना चाहता था कि मुझे आपके साथ काम करना है और बहुत जोश था टीम के अंदर। तो आप इस पूरे सिस्टम में मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस फैक्ट्री, सेल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4 समझो एक व्हील होते हैं गाड़ी के। तो चारों पहियों को आपको बिल्कुल सेम पेस पर गियर वाइज़ गियर आपको गियर करने की ज़रूरत है। बीच में इतने चैलेंजेस भी आए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अब सोचो जो फैक्ट्री मुझे मिली वो पुरानी थी, वहाँ बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। वो पूरी फैक्ट्री जनरेटर पे चलती थी, 24 घंटे जनरेटर चलता था। तो मैंने सबसे पहले उसके चैलेंजेस लिखे कि मैं यहाँ पे क्या-क्या ऐसे काम करूँगा कि जिससे इस फैक्ट्री को आगे स आगे लंबे समय के लिए चैलेंजेस खत्म हो जाएँ। तो पहला था पावर, दूसरा था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था पुराना था। और तीसरा था कि क्वालिटी इम्प्रूव करनी थी, क्योंकि मैं सेल्स करता था, मुझे पता था कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही आप सेल्स कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते हो, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और उस समय जो दूध आता था, तो दूध आपके पास प्लांट पर लोग ला कर के देते थे, उसको बोलते थे कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, तो वो व्यवस्था पूरे देश में उस प्रकार से चलती थी। और जब नया थॉट आया हमारे दिमाग में, क्यों ना हम किसान से डायरेक्ट दूध खरीदें, वो एक उस ज़माने का ज़बरदस्त नया थॉट था। और अब जब हम किसान के पास जाते थे कि हमें दूध दे, तो किसान बोलता था कि ये जो भैंस है मेरे पास, ये मेरी नहीं है, दिखती है आपको मेरे पास बंधी हुई है, लेकिन ये दूधिया की है। ये मिल्कमैन ने मुझे पैसा दिया है और उसने मेरे को पैसा लगा कर के मैं केयर टेकर हूँ, मैं दूध जो पैदा होता है वो दूधिया को देता हूँ। अब दूधिया उस ज़माने में आप कल्पना करो कि दूध ₹15 लीटर खरीद रहा है और हम बोलते हैं कि हम आपको ₹20 लीटर के पैसे देंगे, तो किसान हाथ जोड़ देता कि नहीं, मैं आपको दूध नहीं दे पाऊँगा।
वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। फिर फैक्ट्री के चैलेंज और सेल्स के चैलेंज, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी और सेल्स में भी हम लोगों ने एक नया काम किया इनोवेटिव, वो था बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जिसको आज मैं बीओटी कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में एक जुनून था कि ऐसे व्यक्ति को साथ जोड़ें जिसके पास रोजगार नहीं है, यूथ है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोगों ने एक सिस्टम डिजाइन किया कि उस समय तो बाइक भी हम लोगों ने खरीद करके कंपनी से दी थी। उसके पीछे बॉक्स लगाया इंसुलेटेड, लोगों को ट्रेनिंग दी और वो हमारा आइडिया उस टाइम में, आप पकड़ सकते हो इसको, 2011-12 की घटना होगी। बहुत हिट हुआ, पूरे कंट्री में हिट हुआ ये आइडिया और उस बाइक ने धूम मचा दी और वो छोटे-छोटे रिटेलर को सप्लाई दी। उस समय छोटे रिटेलर की उतनी पूछ नहीं होती थी। हर गली में रोडों पर जो बड़ी दुकान होती थी, उस समय बड़ी दुकान और छोटी दुकान में बहुत डिफरेंस होता था। छोटी दुकान वाला छोटा ही रहता था, वो बड़ी दुकान से माल उठा के लेके आता था और छोटी दुकान वाले को माल जब नहीं मिलता तो हमने सबसे पहले छोटी दुकान को उसके घर पर जाके माल डिलीवरी दी। तो आज आप कल्पना कर सकते हो, आज के टाइम में बहुत सारे डिलीवरी चैनल्स हैं, तो वो एक डिलीवरी चैनल उस समय तैयार किया। एक और काम किया हमने कि हमने दुकान, जो 7 दुकानें मुझे मिली थी, उसको सीड समझ के उसकी सीडिंग की हमने और 7 दुकान से एक टाइम में हमने, कोविड से पहले 2020 तक हमने 500 दुकानें बनाई और 500 दुकानों में करीबन 2000 लोगों को रोज़गार मिला और उसने बहुत पूरे सिस्टम को बदलाव दिया, ब्रांड को बहुत बड़ा पुश दिया और हमारा जब तक भी सोचना यही रहता था कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और ये पूरा बिज़नेस का मॉडल यही है कि आप अगर 40 लीटर दूध अगर आप गाँव से खरीदते हो और कंज्यूमर तक पहुँचाते हो, तो करीबन 4 लोगों को रोज़गार मिलता है। किसान को मिलता है, फिर वहाँ से जब दूध उठा के ले आएगा उसको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट को मिलेगा, फैक्ट्री में मिलेगा, फिर आप वहाँ से भी जाके सेल्स करोगे उसको मिलेगा, पैकेजिंग मटेरियल वाले को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को पूरा वैल्यू चेन में रोज़गार मिलता है और नो डाउट आप भारत सरकार को टैक्स देते हो, तो उधर भी रोज़गार मिलता है। तो ये बहुत बड़ी पूरी वैल्यू चेन खड़ी हुई और इस तरीके से ये पूरा जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया, ये एक-एक गाँव जोड़ते-जोड़ते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी 3 भागों में इसके मिल्क प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को बाँटा। ये कैसे काम करता है मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम कि एक गाँव में आप पूरा कंप्यूटराइज़ सिस्टम लगाते हो। वो कंप्यूटराइज़ सिस्टम भी पूरा सोलर से चलता है, जिससे पावर फ्लक्चुएशन का इश्यू नहीं आया। आज तो पावर बहुत अच्छी आती है, लेकिन उस टाइम में पावर नहीं उतनी अच्छी होती थी। तो आपने पूरा सोलर चल बना के उसको इंडिपेंडेंट सिस्टम बना दिया और वहाँ दूध जब आता है किसान का, तो आप सबसे पहले वो पेमेंट होती है, वज़न होता है, प्लस दूध जब उसका टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग हो करके पूरा जो डेटा आता है वो सीधे डेटा प्रोसेसर में चला जाता है और वहीं प्रिंटर लगा होता है, उसको पूरा स्लिप मिल जाता है कि आपका दूध 2 लीटर 200 ग्राम और आपका फैट निकला 6.5 9.0 और आपको ये ₹55 पर लीटर के हिसाब से आपके ₹110 50 पैसे बन गए। ऐसा करके उसको बनता है। तो ये पैसा हर 5 दिन में उसको बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है। ये पूरा गाँव का बिल प्रोक्योरमेंट का पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया और जो एक बड़ा पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, वो हमारे लिंक में आया एसएपी। तो एसएपी जब से आया उसने रियली बहुत बड़ा चेंज दिया, क्योंकि ये जो आईटी का जो सॉल्यूशन है, वो एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। क्योंकि आपके पास अगर अगर अपने काम में डिजिटलाइज़ेशन का आपने अगर पूरा इंटीग्रेशन नहीं किया, तो आप इतने इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े नेटवर्क को आप बिना आईटी के नहीं चला सकते हो। तो आज पूरे मिल्क प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को पूरा डिजिटाइज़ किया, डेटा पूरा क्लाउड पे किया, बैंक से पेमेंट की और फैक्ट्री में भी इसी प्रकार से चेंज किया कि कितना ऑटोमाइज़ेशन हो सके। इन सब चीज़ के लिए थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जितना पैसा इकट्ठा होके आता रहा, वो सब कुछ तेरा तुझको अर्पण करके उसी में लगाते रहे, सिस्टम में लगाते रहे। बहुत सारा बैंक ने भी सहयोग किया, भारत सरकार से भी बहुत सारी चीज़ें ग्रांट हमें मिली, जितनी नई-नई कोई स्कीम योजना मिली सरकार की और मैं अगर इस सारे का श्रेय दूँगा तो दूँगा मैं अपने किसान को, जिसने मुझे मदद की। मैं उस टीम की, जिस टीम ने मेरे पे भरोसा किया और उस टाइम में जब इंसान अकेला होता है और एकदम लगता है कि अब टूट जाएगा, अब गिर जाएगा, उस समय जो टीम होती है वो आपका रियली परिवार से बड़ा आपका सहयोग करती है। वो आप पे भरोसा करती है कि ये जो व्यक्ति कह रहा है, इसको इसको मैं मान करके मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। उस टीम ने बहुत साथ दिया
और वो खास तौर पे वो कंज्यूमर भी को मैं कहूँगा कि जिस कंज्यूमर ने हम पर भरोसा किया कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा देगा, वो दुकानदार, वो डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने बहुत काम किया उस समय। तो एक नेटवर्क पूरा खड़ा हुआ और इस नेटवर्क में आज देखें तो आज आनंदा की 2000 करोड़ की टर्नओवर है। 6000 गाँव से पूरा दूध प्रोक्योर किया जाता है। हमारे पास जो कैपेसिटी है करीबन 18 लाख लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी है। और आज भारत सरकार को हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों मिला के बोलें तो करीबन 100 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। और प्राउडली कह सकते हैं कि आज आज भारत जो बन रहा है, जो विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें हम भी एक सहयोगी हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे हैं। और ये मॉडल जो डेयरी का मॉडल है, कायदे से ये मॉडल भी देखा जाए तो डेवलपमेंट मॉडल है। अगर सिस्टम को अगर चलाने में जो अभी तक लाइफ में अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर कुछ बातें सीखी हैं, तो सबसे पहली बात सीखी है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी ही चैलेंजेज़ आपको लाइफ में हों। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, क्योंकि ऐसे-ऐसे दिन आते हैं जब आपको लगता है कि आज आज लास्ट है जीवन का, और ऐसे चैलेंज आएँगे ही आएँगे, सबको आते हैं, मुझको भी बहुत आए हैं। दूसरा है एक टीम के साथ कमिटमेंट, कि जिसने आपको साथ दिया है बुरे वक़्त में, उसको आप कैसे लेकर के आप साथ चलते हो, क्योंकि कभी ऐसा भी टाइम आता है कि उसके टाइम भी उसके साथ भी कोई बुरा वक़्त आता है, तब आप उसके साथ कैसे खड़े हो। तीसरा होता है कि आप डिजिटाइज़ कितना करते हो अपने काम को, कितना सिस्टमैटिक करते हो? क्योंकि अगर आप अपने काम को अगर मैनुअल सोचते हो कि मैनुअल चलाओगे, तो मैनुअल की एक लिमिटेशन है, उससे आगे मैनुअल नहीं जा पाएगा। तो उससे अगला मैंने पॉइंट जो सीखा लाइफ में वो सीखा कि काम वो करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो और स्पेंड हो सके। क्योंकि अगर अगर सस्टेनेबिलिटी आपने बना ली और स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो भी आप रुक जाओगे। तो फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर दोनों की स्किल अगर डेवलप आपके अंदर हो जाती है, तो स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू।